Hello everyone, welcome to Editorial Insights where we help you improve your vocabulary and comprehension skills with the help of editorials। और जो आज हम एडिटोरियल डिस्कस कर रहे हैं वो है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, लेकिन G20 के कॉन्टेक्स्ट में कि कैसे एक रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज हुई है और जो G20 में भी काफ़ी फोकस रहा था क्लाइमेट चेंज पर, तो वो कैसे इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। ओके, लेकिन उससे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ PM प्रैक्टिस प्रो के बारे में, जो कि जिसमें इंक्लूडेड है PM का जो बैंकिंग PDF कोर्स है एंड PM का बैंकिंग प्रो कोर्स है। तो जो कि 799 प्राइस पर अवेलेबल होते हैं, PDF कोर्स भी एंड बैंकिंग प्रो भी। लेकिन अगर आप परचेज करते हैं PM प्रैक्टिस प्रो तो आपको दोनों मिल जाएंगे एट द प्राइस ऑफ 999 ओनली। ओके, तो उसमें है हमारा बैंकिंग PDF कोर्स जिसमें मोर देन 20,000 क्वेश्चंस हैं एंड जितने भी मेजर बैंक एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स हैं तो उनके सब मॉक टेस्ट इंक्लूडेड है। ओके, एंड उसमें आपको सारे एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे एंड आप अपनी प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हैं एनालिटिक्स के थ्रू। आप अपनी परफॉर्मेंस कंपेयर कर सकते हैं बाकी सभी कैंडिडेट्स के साथ। ओके, तो ये आपकी काफ़ी हेल्प करेगी अगर आप मल्टीपल बैंक या फिर इंश्योरेंस एग्जाम्स टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, आप प्रैक्टिस करने के लिए आपको इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चंस, डिफरेंट पैटर्न के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस, वो सब आपको मिलेंगे। तो आप ये चेक कर सकते हैं प्रैक्टिस मॉक की वेबसाइट पर। ठीक है, तो अभी आपको कूपन कोड यूज़ करना है PM20 और ये 999 पे प्राइस पर आपको मिल जाएगा। सो अब हम अपना एडिटोरियल आज का है जो है स्टॉक टेकिंग द कैलामिटी। व्हाट्स अ कैलामिटी? इट्स अ डिजास्टर। और स्टॉक टेकिंग होता है कि जब हम किसी सिचुएशन को असेस करते हैं, ठीक है, हम बैठ के उसको एनालाइज करते हैं कि अभी प्रेजेंट क्या हालात हैं, क्या सिचुएशन है। तो क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें कि अगर हम देखें कि अभी कितना एमिशन हो रहा है, कितना एमिशन हम कर सकते हैं, कितना हमें लिमिट करने पड़ेंगे अपने एमिशंस, क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं उन्हें लिमिट करने के लिए, तो वो स्टॉक टेकिंग हम कह सकते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ क्लाइमेट चेंज की बात करेंगे हम। अगर कोई कंपनी है, ठीक है, वो अगर स्टॉक टेकिंग करे दैट मीन्स वो अपने एनालाइज कर रही है अपनी परफॉर्मेंस, उनकी कितनी सेल हो रही है, ओके, कितने एक्सपेंसेस है, वो सब चीज़ें प्रेजेंट में क्या है। तो अभी जो क्लाइमेट चेंज को लेकर क्या सिचुएशन है उसके ऊपर है। तो आपको क्विकली रीड करना है पैसेज, इसके एंड में एक वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करना है और फिर हम ये डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। ओके, सो ये वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें आपको सिमिलर मीनिंग बताना है कौन से वर्ड का, कन्वेंशन का, जो यूज़ हुआ है इस पैसेज में। ठीक है, आई होप आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। और जब भी आप पैसेज रीड कर रहे हो तो आपको वीडियो को पॉज करना है, पैसेज रीड करना है। ठीक है, और जितने आपकी स्पीड है, आपको जितना जल्दी हो सके रीड करने की कोशिश करनी है। सबकी स्पीड डिफरेंट होती है, लेकिन जितना ज़्यादा आप रीड करोगे आपकी स्पीड बढ़ने लगेगी। ठीक है, तो इसीलिए अपने बेस पे करना है। और अगर जैसे एग्ज़ाम्स क्लोज आते जा रहे हैं तो अगर आपने पुराने सेशंस नहीं देखे हैं तो आप उनको बिल्कुल देख सकते हैं, क्योंकि अगर आपने रिसेंट अपने एडिटोरियल्स कवर नहीं किए हैं तो हम जून से एडिटोरियल्स कवर करते आ रहे हैं, तो आप क्विकली एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। वो सभी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है, क्योंकि वोकैबुलरी जो है पिछले कुछ मंथ्स में जो वर्ड्स बार बार आए हैं वो इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बैंक एग्जाम्स में, इंश्योरेंस एग्जाम्स में जो एडिटोरियल्स बेस के ऊपर बेस्ड वोकैबुलरी होती है वो काफ़ी आती है। तो अगर आप पिछले कुछ मंथ्स के एडिटोरियल कवर करते हैं तो काफ़ी हेल्प मिलेगी। और आप खुद रीड करते हो तो बहुत अच्छा है। ठीक है, अगर आप किसी वजह से खुद रीड नहीं कर सकते तो आप एडिटोरियल इंसाइट्स जो है प्लेलिस्ट आप जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं। वहाँ पे आप पहले के सेशंस देखिए, हमने डिफरेंट वर्ड्स कवर किए हैं जो हम अब नहीं कवर कर रहे हैं क्योंकि कई बार हम पहले कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो आपकी प्रैक्टिस होगी। आपको वो कैब का PDF भी अवेलेबल है वेबसाइट पे, आप वो वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। तो इन सब से आप अपने एग्ज़ाम के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम डिस्कस करते हैं
हमारा एडिटोरियल। The climate crisis intricately wove itself into the G20 summit in Delhi. तो जो क्लाइमेट क्राइसिस था वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट था। अब इंट्रिकेट होता है जिसमें बहुत सारी डिटेल्स होती हैं, ठीक है, या फिर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, इस वजह से इंट्रिकेट। तो इंट्रिकेटली वोव करना, इट्स एन एडवर्ब। वोव क्या होता है, ठीक है, वीव बुनना, एंड उसकी सेकेंड फॉर्म होती है वोव। तो वो जो G20 समिट थी उसका एक बहुत अहम हिस्सा था। वो एक तरह से वीव हो गया था, बुन गया था, यानी उसके हर जगह G20 में क्लाइमेट क्राइसिस का डिस्कशन था कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इन ए वेरी कॉम्प्लेक्स मैनर वो एक G20 समिट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया था। पर्टिकुलरली खास तौर पे ड्यूरिंग द डिस्कशंस ऑन क्लीन एनर्जी, और खास तौर पे कब, जब, क्योंकि G20 में बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स पर डिस्कशन हुए, एग्रीमेंट्स हुए, जॉइंट जो डिक्लेरेशन थी उसमें भी मोर देन 80 पैराग्राफ्स थे। तो वो डिफरेंट टॉपिक्स, डिफरेंट थीम्स पर थे। तो जब क्लीन एनर्जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नेसेसरी टू अवर्ट क्लाइमेट चेंज, इन सब चीज़ों पे जब डिस्कशन हो रही थी तो क्लाइमेट चेंज खास तौर पर डिस्कशंस का पार्ट बना। अच्छा, यहाँ अवर्ट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को रोकने की कोशिश करना, टू प्रिवेंट समथिंग, टू स्टॉप समथिंग। यहाँ पर क्लाइमेट चेंज को रोकने की बात हो रही है कि हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम सबकी, सब कंट्रीज़ की कलेक्टिव, यानी सबकी मिलकर ये जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें अवॉइड करना है क्लाइमेट चेंज। द यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल स्टॉकटेक, ये नाम है उस रिपोर्ट का, UN, ठीक, ग्लोबल, G कैपिटल है, स्टॉकटेक S कैपिटल है, तो ये टाइटल है उस रिपोर्ट का। अ रिपोर्ट दैट वाज रिलीज्ड जस्ट अहेड ऑफ द G20 मीट। तो G20 मीटिंग जो थी उससे जस्ट पहले ये रिपोर्ट रिलीज की UN ने। सेट आउट द स्कोप ऑफ चैलेंजेस दैट अवेटेड द मेजर इकोनॉमीज। तो इस रिपोर्ट ने क्या किया, इट सेट आउट द चैलेंजेस। सेट आउट करना यानी कि एक प्रॉपरली अरेंज करना किसी चीज़ को, जैसे व्हेन यू सेट आउट किसी चीज़ के बारे में बताते हो, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग उसके एस्पेक्ट्स आप उन्हें प्रेजेंट करते हो, ऑर्गेनाइज करके फिर आप किसी को प्रेजेंट करते हो। तो इस रिपोर्ट ने क्या किया, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स थे, चाहे वो चैलेंजेस हैं, चाहे वो क्या सजेशंस हैं, वो सब उसने अच्छे से प्रेजेंट किए। तो इट सेट आउट द स्कोप ऑफ चैलेंजेस दैट अवेटेड द मेजर इकोनॉमीज। तो रिपोर्ट ने ये हाईलाइट किया, ये बताया कि जो इकोनॉमीज़ हैं, मेजर इकोनॉमीज़ हैं, G20 के जो पार्ट है, उनके लिए क्या चैलेंजेस हैं क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। इवन एज इट प्रेजेंटेड लिटिल बियॉन्ड व्हाट इज ऑलरेडी नोन। हालांकि जो उस रिपोर्ट में बताया गया वो हमें पहले से ही पता है, ठीक है, तो ऐसा कुछ बहुत नया नहीं बताया, लेकिन वो चैलेंजेस जो वर्ल्ड की जो मेजर इकोनॉमीज है वो फेस करेंगी, वो उसने वहाँ पर मेंशन किए। स्टॉक टेक का मीनिंग ऑलरेडी अभी हमने देखा था कि अगर हम स्टॉक टेक कर रहे, दैट मीन्स कि अभी क्या सिचुएशन है, ओके। This stock take is to serve as a template to guide discussion ahead of the 28th Conference of Parties scheduled in Dubai this November. तो नवंबर में Conference of Parties, COP, Conference of Parties होना है दुबई में, जहाँ पर क्लाइमेट से रिलेटेड डिस्कशंस होंगे, ठीक है। तो उसके लिए ये जो रिपोर्ट है एक टेम्पलेट का काम करेगी, एक मॉडल का काम करेगी कि इस रिपोर्ट के बेसिस पे वहाँ पर डिस्कशंस होंगे नवंबर में, ओके। एंड इज मेंट टू बी एन ऑफिशियल रेकनिंग ऑफ द वर्क एक्चुअली डन बाय कंट्रीज सिंस 2015। और जो ये रिपोर्ट है ये क्या रोल प्ले कर रही है, इट्स अ रेकनिंग, यानी कि इट्स अ कैलकुलेशन और एस्टिमेशन, कि ये बता रही है कि अभी तक 2015 से लेके अब तक जो भी कंट्रीज ने स्टेप्स लिए हैं कार्बन एमिशंस को कम करने के लिए, क्लाइमेट चेंज को फाइट करने के लिए, तो उसको असेस किया है कि वो किस हद तक वो जो उन्होंने स्टेप्स लिए कंट्रीज ने वो इफेक्टिव हैं इन स्टेमिंग ग्रीन हाउस गैस। और किस चीज़ को लेके, इन स्टेमिंग। अब यहाँ पर ये एक इंटरेस्टिंग वर्ड है, स्टेम, ठीक है। हम स्कूल में पढ़ते आए हैं कि स्टेम क्या होता है, एक पेड़ का या प्लांट का स्टेम होता है, ओके। उसके अलावा एज अ वर्ब स्टेम का मतलब क्या होगा, दो मीनिंग होते हैं, ठीक है। एक होता है दीज प्रॉब्लम्स स्टेम फ्रॉम द फैक्ट, यानी कि ये प्रॉब्लम्स कहाँ से आई हैं, कहाँ से ओरिजिनेट हुई हैं, कहाँ से शुरू हुई हैं। तो एक तो स्टेम का मतलब होता है ओरिजिनेट, ठीक है, ओरिजिनेट, शुरुआत होना, ओके।
So the financial problems of the company stemmed from these factors, जो भी factors आप mention कर दो, तो वहाँ पर stem का मतलब होगा कि शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई वो problems. दूसरा meaning होता है stem का, it is to stop, ठीक है, या फिर limit, ठीक है. तो हम stop कह सकते हैं, limit कह सकते हैं, किसी चीज़ को रोकना या बहुत रिस्ट्रिक्ट कर देना, कम कर देना. तो यहाँ पर कौन सा मीनिंग है कि इन स्टेमिंग ग्रीन हाउस गैस, तो आप कहोगे कि इट इज इन स्टॉपिंग और लिमिटिंग ग्रीन हाउस गैस, नॉट ओरिजिनेटिंग. तो ये डिफरेंट मीनिंग्स हैं और ये आपके इस तरह के वर्ड्स स्पेशली उन क्वेश्चंस में आते हैं जिसमें आपको एक वर्ड गिवन होगा और 3 सेंटेंसेस गिवन होंगे जिसमें सेम वर्ड हाईलाइटेड है बट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हुआ है. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने एक वर्ड देखा, उसका एक मीनिंग देख लिया तो आप उसके ऊपर बेस कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे. आपको भी पता होना चाहिए कि इसके डिफरेंट मीनिंग होते हैं, इसको कैसे हम डिफरेंट सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, और वो प्रैक्टिस के साथ आता है. तो इसलिए अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं ट्यूटोरियल इनसाइट्स तो हम इस तरह के वर्ड्स डिस्कस करते रहते हैं, ठीक है. तो वो आपकी हेल्प करेगा. आपको इन वर्ड्स को के एक अलग से लिस्ट बनानी चाहिए, ठीक है, और खुद सेंटेंसेस जो है लिखने चाहिए इनसे. तो स्टेम के अभी आपको पता चले ये 2 मीनिंग होते हैं एज वर्ब. स्टेम जब आप एक नाउन की तरह यूज़ करते हो, इट मीन्स स्टेम ऑफ अ प्लांट, एक पेड़ का या एक प्लांट का एक जो तना होता है, स्टेम होता है. तो तीनों से आप सेंटेंस फॉर्म कीजिए, याद रहेगा आपको एग्जाम में, ठीक है. तो ठीक है, तो दैट ईयर signatories to the UN Convention on Climate Change agreed in Paris to keep global emissions from rising beyond 2 degrees Celsius. तो that year, कौन सी ईयर की बात हो रही है? 2015 कि 2015 से अभी तक क्या परफॉर्मेंस रही, ये रिपोर्ट वो बता रही है. अब उसी के बारे में और इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि उस साल क्या हुआ था. उस साल जो यूएन के कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है, कन्वेंशन होता है कोई ट्रीटी, कोई एग्रीमेंट, ठीक है. तो जो यूएन का जो एग्रीमेंट है क्लाइमेट चेंज पर, आपने सुना होगा पेरिस एग्रीमेंट की बात करते हैं हम, तो उसी एग्रीमेंट की बात हो रही है. तो 2015 में अलग अलग कंट्रीज़ ने पेरिस एग्रीमेंट साइन किया था जिसमें ये डिसाइड किया गया था कि हमें जो ग्लोबल वार्मिंग है उसे लिमिट करना है, ठीक है, और उसके लिए क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे. तो ये जो रिपोर्ट है, ये यूएन की रिपोर्ट, ये बता रही है कि 2015 से लेकर अब तक कितना जो है वो जो कंट्रीज़ ने स्टेप्स लिए हैं ग्रीन हाउस गैसेस कम करने के लिए, वो कितने इफेक्टिव रहे, ठीक है. तो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था टू कीप ग्लोबल एमिशंस फ्रॉम राइजिंग बियॉन्ड 2 डिग्री सेल्सियस, कि 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ग्लोबल टेम्परेचर्स बढ़ने से हमें रोकना होगा. एंड एज फार एज पॉसिबल, जितना हो सके लिमिटेड टू 1.5 डिग्री सेल्सियस, कोशिश करनी होगी कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम रहे जो ग्लोबल टेम्परेचर में जो भी राइज होगा. Though it acknowledges some headway, the world as of now is emitting gases in a manner that will certainly overshoot the Paris agreed limit. अब यहाँ पर देखो कि it किसके लिए यूज हुआ है? रिपोर्ट के लिए. कौन सी रिपोर्ट? लेट्स एक सेकेंड के लिए वेट कर लेते हैं. ओके, तो जो यूएन ग्लोबल स्टॉकटेक रिपोर्ट है इसकी बात हो रही है. तो इसने एक्नॉलेज किया, माना कि कुछ हेडवे हुआ है. व्हाट इज हेडवे? प्रोग्रेस, कि कुछ प्रोग्रेस की है कंट्रीज ने. लेकिन अब यहाँ पर देखो 2 से स्टार्ट हुआ था तो कंट्रास्टिंग, अगला नेक्स्ट क्लॉज कंट्रास्टिंग होगा कि कुछ प्रोग्रेस तो हुई है लेकिन क्या हुआ, जो वर्ल्ड है जिस तरीके से हम कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ग्रीन हाउस गैसेज एमिट कर रहे हैं, तो हम सर्टेनली कि ये श्योर है कि हम जो लिमिट्स थी, अभी जिन लिमिट्स की बात की थी हमने पेरिस एग्रीमेंट की, उन्हें क्रॉस कर जाएंगे, ओवरशूट कर जाएंगे, क्रॉस कर जाएंगे. द रिपोर्ट unequivocally states that much more ambition in action and support is necessary for implementing domestic mitigation measures. जो रिपोर्ट है वो unequivocally, क्लियरली, बिना किसी डाउट के ये कहती है, ठीक है, कि मच मोर एम्बिशन, और ज़्यादा हमें टारगेट्स सेट करने पड़ेंगे और ज़्यादा एम्बिशियस टारगेट्स हमें सेट करने पड़ेंगे फॉर इम्प्लीमेंटिंग डोमेस्टिक मिटिगेशन मेजर्स, की मिटिगेशन किसी चीज़ के नेगेटिव इम्पैक्ट को कम करना. तो क्लाइमेट चेंज के नेगेटिव इम्पैक्ट को कम करने के लिए हमें और ज़्यादा एम्बिशियस टारगेट्स और ज़्यादा हाई टारगेट्स हमें सेट करने पड़ेंगे.
टू रिड्यूस जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनके एमिशंस को कम करने के लिए बाय 43 बाय 2030। इन 2030 तक 43% ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम करने होंगे और 60% कम करने होंगे बाय 2035। और नेट ज़ीरो कार्बन एमिशंस हमें पहुंचना पड़ेगा सब कंट्रीज़ को 2050 तक। Based on current information submitted by countries, the emissions gap consistent with 1.5 degrees Celsius in 2030 is estimated to be 20.3 billion tons to 23.9 billion tons of CO2। तो अगर हम बात करें कि जो अभी कंट्रीज़ ने बताया इंफॉर्मेशन दी कि कितने ग्लोबल कितने कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जो जो जितना होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस और जितने हो रहे हैं उनमें गैप कितना है, 20.3 से 20.9 बिलियन टन्स का गैप है। दीज आर गैप्स अनलाइकली टू बी फिल्ड विदाउट अ रैपिड अप स्केलिंग ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। यानी कि जितने एमिशंस होने चाहिए उससे लगभग 20 से लेकर 21 बिलियन टन्स ज़्यादा हो रहे हैं। और इस गैप को 2030 तक या 2050 तक अगर हमें कम करना है तो रैपिड अप स्केलिंग करनी पड़ेगी। अपस्केल होता है किसी के स्कोप को बढ़ाना। अगर आप के ऑपरेशंस का को स्केल अप कर रहे हो तो आप उसके लेवल को बढ़ा देते हो, ज़्यादा मशीनरी है, ठीक है, एक कंपनी की अगर हम बात करें ज़्यादा वर्कफोर्स है आपके पास। लेकिन अगर हम यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं उसको अपस्केल करना यानी कि ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स बनाना, ठीक है, व्हीकल्स को शिफ्ट करना कि फॉसिल फ्यूल्स की जगह वो रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करें, ये सब चीज़ें। तो हमें रिन्यूएबल एनर्जी को और ज़्यादा यूज़ करना होगा एंड एन एस्च्यूअल ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। अब यहाँ पर एस्च्यूअल इज अ नाउन। एस्च्यू इज टू स्टॉप यूजिंग समथिंग। एस्च्यू करना, अवॉइड करना किसी चीज़ को या यूज़ ना करना, ठीक है। तो हमें फॉसिल फ्यूल को का यूज़ बंद करना होगा जैसे कि कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस। However, despite several acknowledgements by world leaders, most recently at the G20 of the magnitude of the crisis, little has been achieved in terms of energy transition। लेकिन अब इतना बड़ा क्राइसिस है, हम जितना गैसेस प्रोड्यूस करें बहुत ज़्यादा है जितनी होनी चाहिए उससे, ठीक है। लेकिन ऑल्दो वर्ल्ड लीडर्स एक्नॉलेज कर रहे हैं, वो मान रहे हैं कि ये बहुत बड़ा क्राइसिस है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि अभी G20 में भी वर्ल्ड लीडर्स ने माना कि जो क्लाइमेट चेंज है वो एक बहुत बड़ा क्राइसिस है, कि इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ द क्राइसिस, ओके। यानी कि उसका जो साइज़ है क्राइसिस का वो बहुत बड़ा है। लेकिन लिटिल हैज़ बीन अचीव्ड, बहुत कम ही हम अचीव कर पाए हैं इन टर्म्स ऑफ एनर्जी ट्रांजिशन इज शिफ्ट, कि हम फॉसिल फ्यूल्स से रिन्यूएबल एनर्जी पे जो हम शिफ्ट कर पाए हैं वो ना के बराबर ही है, ओके। G20 countries account for 93% of global operating coal power plants। अब यहाँ पर एक स्टैटिस्टिक गिवन है कि क्यों हम बहुत कम अचीव कर पाए हैं। जो G20 कंट्रीज़ हैं वो 93% जो जितना भी वर्ल्ड में जो कोल पावर प्लांट्स हैं जितने भी, उसके 93% G20 कंट्रीज़ में है, ठीक है। और जो अभी आने वाले प्रोस्पेक्टिव मतलब फ्यूचर में जो बनेंगे, तो जो प्लान्ड हैं अभी कोल पावर प्लांट्स उसके 88% भी G20 कंट्रीज़ में। तो G20 कंट्रीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज को लिमिट करने में। लेकिन जैसा कि यहाँ पर कहा गया लिटिल हैज़ बीन अचीव्ड, ठीक है। तो यहाँ ये समझो कि जो ऑथर का एटीट्यूड क्या है, यहाँ पर ऑथर का जो टोन है वो क्या है कि जो लीडर्स है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं लेकिन बहुत कम हुआ है, ठीक है। तो इट्स क्रिटिकल एक वे में कि बहुत कम चीज़ें अचीव हुई हैं, गैप्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। जितना एमिशन होना चाहिए उसमें और जितने एमिशंस हो रहे हैं, जो G20 कंट्रीज़ हैं उनके लीडर्स ने भी कहा कि ये बहुत बड़ा क्राइसिस है। लेकिन कोल पावर प्लांट्स सबसे ज़्यादा G20 कंट्रीज़ में है, 93% कोल पावर प्लांट्स, और जो बनने वाले हैं कोल पावर प्लांट्स वो भी 88% G20 कंट्रीज़ में, ठीक है। तो जो ऑथर है ही और शी डिसअप्रूव्स this, okay। The G20 leaders declaration formally recognized the need for 5.8 to 5.9 trillion dollars in the pre-2030 period required for developing countries, as well as $4 trillion per year for clean energy technologies by 2030।
तो अब यहाँ पर जो G20 की डिक्लेरेशन हुई उसमें लीडर्स ने ये माना, रिकग्नाइज किया कि 5.8 से 5.9 ट्रिलियन डॉलर्स हमें चाहिए होंगे 2030 से पहले, डेवलपिंग कंट्रीज को प्रोवाइड करने पड़ेंगे ताकि वो शिफ्ट हो सके क्लीनर एनर्जी पे। ओके, उसके अलावा 4 ट्रिलियन डॉलर्स पर ईयर हमें चाहिए फॉर क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज बाय 2030। तो 2030 के बाद हर साल 4 ट्रिलियन डॉलर्स चाहिए होंगे ताकि नई टेक्नोलॉजीज, क्लीनर टेक्नोलॉजीज हम अडॉप्ट कर पाएँ और हम 2050 तक फिर नेट ज़ीरो पर पहुंच पाए, यानी कि जितने एमिशंस हम कर रहे हैं ग्रीन हाउस गैसेस के उतने ही हम कैप्चर कर पा रहे हैं। The report also dwells on the need to reverse deforestation and the adoption of electric vehicles। तो रिपोर्ट की बात हो रही है अभी, ठीक है, ये डिक्लेरेशन की बात नहीं हो रही। जो रिपोर्ट हमने अभी स्टॉकटेक रिपोर्ट की बात की थी यूएन की, तो वो रिपोर्ट ड्वेल्स ऑन मतलब ऑल्सो डिस्कसेस, ठीक है। यूजुअली ड्वेल ऑन हम यूज़ करते हैं किसी नेगेटिव चीज़ के लिए। ओके, सो ड्वेलिंग ऑन एन आइडिया दैट मीन्स यू कीप थिंकिंग अबाउट दैट आइडिया। आप नहीं चाहते, ठीक है, पर फिर भी आप उसके बारे में सोचते जाते हो, सो यू आर ड्वेलिंग ऑन समथिंग। यहाँ पर ड्वेल ऑन का मतलब है कि वो द रिपोर्ट ऑल्सो डिस्कसेस दिस कि कैसे हमें डिफॉरेस्टेशन को रिवर्स करना है और कैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हमें अडॉप्ट करना है, उनका यूज़ बढ़ाना है एज वाइटल प्रॉन्ग्स। ये जो है, ये दो चीज़ें, ये वाइटल प्रॉन्ग्स हैं। वाइटल एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट एंड प्रॉन्ग्स किसी के पार्ट्स। अब आप फोक यूज़ करते हो, ठीक है, तो उसमें कितने पॉइंटेड पार्ट्स होते हैं? 3 होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है ना। तो उनको हम प्रॉन्ग्स कहते हैं, जो पॉइंटेड पार्ट्स होते हैं। या फिर अगर हम यहाँ पर किसी स्ट्रैटेजी की बात करें या आर्ग्यूमेंट की बात कर रहे हैं, किसी अटैक की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो 2 pronged अटैक मतलब 2 साइड से अटैक है, ठीक है। अगर एक आर्ग्यूमेंट के अलग अलग पार्ट्स हैं, पॉइंट्स हैं, तो उनको भी हम प्रॉन्ग्स कह सकते हैं। तो यहाँ पर वाइटल प्रॉन्ग्स टू क्लीन एनर्जी इकोनॉमी, यानी कि अगर हमें ये क्लीन एनर्जी इकोनॉमी हमें अचीव करनी है तो उसके ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं कि हम डिफॉरेस्टेशन को रिवर्स करें, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अडॉप्ट करें। However, it does not single out individual countries or provide a more granular analysis of where the existing shortcomings are in the approach adopted by countries to curtail emissions। लेकिन ये तो सजेस्ट किया है उस रिपोर्ट ने, लेकिन रिपोर्ट किसी कंट्री को सिंगल आउट नहीं करती, किसी कंट्री का नाम नहीं लेती कि ये कंट्री रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, और ये भी नहीं बताती। और प्रोवाइड अ मोर ग्रेन्युलर एनालिसिस। ग्रेन्युलर इज विच इंक्लूड्स मोर डिटेल। ग्रेन क्या होती है? बहुत छोटी, ठीक है, ग्रेन ऑफ सैंड। तो रेत का जो कण होता है, एक ग्रेन होती है, वो बहुत छोटे होते हैं। तो ग्रेन्युलर मतलब कि बहुत ग्रेन के लेवल पे, बहुत स्मॉल डिटेल्स भी जिसके अंदर हों। तो ग्रेन्युलर एनालिसिस वो बहुत डिटेल्ड एनालिसिस हमें प्रोवाइड नहीं करता कि कहाँ लिमिटेशंस हैं हमारी, कहाँ कमियाँ हैं, शॉर्टकमिंग्स होती हैं हमारी, फॉल्ट्स, तो कहाँ हमारे फॉल्ट्स हैं इन दी अप्रोच अडॉप्टेड बाय कंट्रीज टू लिमिट, कर्टेल मीन्स रिड्यूस एमिशंस। तो उसने ये नहीं बताया कि कौन से कंट्रीज रिस्पॉन्सिबल है, ये भी नहीं मेंशन करते रिपोर्ट कि एमिशंस को जो कम करने के लिए जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं उसमें क्या हमारी फॉल्ट्स हैं। दिस स्टॉकटेक रिपोर्ट हाउएवर मस्ट नॉट बी डिसमिस्ड एज येट अनदर टेक्निकल डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पर भी हाउएवर था, ठीक है, यहाँ पर भी हाउएवर है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर पहले बताया था कि कुछ सजेशंस दिए हैं, लेकिन ये चीज़ें नहीं दी। तो कंट्रास्टिंग है ये वाले स्टेटमेंट और ये वाली स्टेटमेंट। अब ऑल्दो ये लिमिटेशंस है उस रिपोर्ट की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो रिपोर्ट को हम सीरियसली नहीं लेंगे। तो इसलिए यहाँ पर भी हाउएवर है कि हमें हाउएवर कि जो रिपोर्ट है इसको हम ऐसे ही डिसमिस नहीं करना, इग्नोर नहीं करना एज येट अनदर टेक्निकल डॉक्यूमेंट की। तो टेक्निकल डॉक्यूमेंट है, हम इस पर ध्यान ही ना दें, ऐसा नहीं करना, ठीक है। इसलिए यहाँ पर भी हाउएवर है। During the upcoming climate talks, it must form the basis of negotiations। कि जो climate talks अभी दुबई में होंगी नवंबर में, COP28, तो उसमें ये रिपोर्ट बेसिस होना चाहिए कि इसी के ऊपर डिस्कशंस होने चाहिए, ओके, टू एड द डिस्कवरी एंड अडॉप्शन ऑफ जेन्युइन ब्रेक थ्रूज, ताकि हम नए सॉल्यूशंस ढूंढ पाएँ, ठीक है, जेन्युइन सॉल्यूशंस ढूंढ पाएँ, उन्हें अडॉप्ट कर पाएँ। व्हाट आर ब्रेक थ्रूज? साइंटिफिक ब्रेक थ्रू होता है कि कुछ बहुत रैपिड कोई डेवलपमेंट हुई, कुछ नई डेवलपमेंट हुई जिससे बहुत ज़्यादा चेंज आया साइंटिफिक वर्ल्ड में, हमारी लाइफ में। जैसे कि टेलीफोन का इन्वेंशन था, या फिर इलेक्ट्रिसिटी, ओके, तो उनको हम कहते हैं ब्रेक थ्रू। या फिर कोई डिस्कशंस होते हैं
और हम किसी ऐसे सॉल्यूशन पे पहुंचते हैं कोई जो कि हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, ठीक है, कोई ऐसे एस्पेक्ट पे पहुंचते हैं, समथिंग विच विल हेल्प अस सॉल्व अ प्रॉब्लम, तो उसको भी हम ब्रेक थ्रू कह सकते हैं। तो यहाँ पर इट मीन्स कि ऐसे सॉल्यूशंस हमें ढूंढने होंगे जो हमें हेल्प करें इस ये जो क्लाइमेट क्राइसिस है उसको टैकल करने में, ठीक है। सो ये हमारा पैसेज था, जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस हैं वो यहाँ पर मेंशन है, लेकिन उससे पहले कन्वेंशन पैसेज में यूज़ हुआ है, तो उसके सिमिलर मीनिंग कौन सा है? स्टैंस, कस्टम, विजुअल, अकॉर्ड, पेरिल। तो जो आंसर है वो है अकॉर्ड। व्हाट इज़ एन अकॉर्ड? एक एग्रीमेंट। कन्वेंशन कहाँ यूज़ हुआ है कि यूनाइटेड नेशंस की एक कन्वेंशन थी। सो कन्वेंशन वहाँ पर मतलब है एक एग्रीमेंट, ठीक है, हमने भी डिस्कस किया था। तो अकॉर्ड इसका आंसर होगा। फिर कस्टम क्यों नहीं है? आप में से काफ़ी लोगों ने कस्टम भी मार्क किया होगा। देखो कन्वेंशन कस्टम भी होता है, ठीक है। कन्वेंशन जो हम फॉलो करते आ रहे हैं पहले के टाइम से, ये स्टेप हमें ऐसे करना चाहिए, ट्रेडिशन जो होता है हमारा, ठीक है, और कस्टम भी वही है। लेकिन पैसेज में कन्वेंशन को उस तरह यूज़ नहीं किया गया। पैसेज में यूज़ किया गया एज अ ट्रीटी, एज एन एग्रीमेंट। तो इन वर्ड्स में जो वर्ड है वो है अकॉर्ड, जिसका मतलब है एग्रीमेंट। तो यही आंसर होगा। यहाँ पर लिखा है एज यूज्ड इन द पैसेज, तो जिस कॉन्टेक्स्ट में पैसेज में यूज़ हुआ है उसी कॉन्टेक्स्ट में हमें आंसर करना है। तो बी आंसर नहीं होगा। स्टैंस क्या होता है? आपका कोई ओपिनियन किसी चीज़ को लेके, ठीक है। विजिल होता है आप अलर्टनेस, ठीक है, द स्टेट ऑफ बीइंग अलर्ट, सावधान, ओके, एंड सावधानी। एंड पेरिल इज डेंजर, ठीक है, तो वो भी इसका मीनिंग नहीं होगा। आंसर है डी। सो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मंथली पीडीएफ में भी ये आपको अवेलेबल होंगे। सो आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। अगर आपको लग रहा है कि ये सेशंस आपकी हेल्प कर रहे हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।